हाँ सर क्लासेस आज से लगेंगी या कल से? हाँ, रात- कल से ठीक है। यस सर। हाँ, सो चलो दोस्तों, आज जो है ना हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन एलिमेंट, हमने वो सारी चीजें देख ली थी। आज का जो टॉपिक है वो आप देखिएगा, एटॉमिक साइज। मान लीजिए कि ये जो है ना स्कैंडियम 21 से 30 जाएंगे, यानी कि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो क्या इसका वेरिएशन क्या होने वाला है, साइज बढ़ेगी कि घटेगी कि कांस्टेंट रहेगी, पहले घटेगी फिर कांस्टेंट फिर बढ़ेगी, क्या रहेगा वो हम देखते हैं। उसको देखने से पहले फटाफट हम लोग एक बार थोड़ा सा एक दो इफेक्ट है, मैंने शायद आप लोगों को पहले बता दिया था क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यस सर। चलिए एक बार रिवाइज करा देते, ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट और दूसरा क्या यहाँ पर दोस्तों, शिल्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ना यहाँ पर स्कैंडियम एलिमेंट है, तो उसका न्यूक्लियस होगा, ओबियसली न्यूक्लियस में कितने होंगे, 21 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। और इसी स्कैंडियम में जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे आप, तो क्या निकल के आएगा, 3d1 4s2। तो ये रहा आपका जो है 4s2 सेल। तो इसमें मान लीजिए कि दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, और इसके अंदर क्या होगा, 3d सेल होगा, कौन सा, 3d1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन। हमें अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की अभी बात नहीं करनी है, स्पेशली हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिएगा कि जो 4s में ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, इसको मैं इरेज करके यहाँ पे लिखता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, अपोजिट चार्ज है दोनों, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है दोनों अपोजिटली चार्ज हैं, तो इनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोल देंगे, Z इफेक्ट। थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन है, वो ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि 3d1 था, स्कैंडियम से कहाँ जाएंगे हम लोग, टाइटेनियम, टाइटेनियम से वेनेडियम, वेनेडियम से क्या हो जाएगा, क्रोमियम, क्रोमियम से मैग्नीज। तो क्या यहाँ पे D1 D2 D3 D4 होता जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स लग रहा है उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। और जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आप लोगों को? नो सर, सर दिख रही है पर फ्रीज हो गई है। बाकी लोगों को? सर दिख रही है। ठीक है, अब देखिए एक बार ना, अब एक बार थोड़ा दोबारा देखिए आप, अभी कंटिन्यू है क्या? सर अभी फ्रीज हो गई। नहीं, अभी कुछ कर नहीं रहा मैं। अच्छा, स्लाइड चेंज करा है, देखिए आप। सर रिकॉर्डिंग ऑन करनी थी क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है मैंने। यस सर। दिख रही है अभी ये 3 रो जो है आपका 3D 4D 5D सीरीज, दिख रहा है दोस्त? सर एटॉमिक साइज वाली आयनिक रेडियाई ऑफ नहीं 3D नहीं नहीं, यहाँ पे 3 रो दिख रहे हैं आपके। नो सर। नो सर। ठीक है, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, मैं दोबारा इसे शेयर करता हूँ। हाँ, आप दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? यस सर। यस ठीक सर। है, चलिए। ये अब अभी दिख रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यस सर। चलिए, रिकॉर्डिंग भी हो ही रहा है। हाँ, यहाँ पे दिखेगा। तो ये वाला जो अभी भी यहाँ पे बना हुआ, ये पहले आपको दिखाई नहीं था शुरू से? नो सर। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, स्क्रीनिंग या शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस है और यहाँ पर एक अंदर वाला सेल, और ये क्या है, 4s2। जैसे कि स्कैंडियम की मैं बात करता हूँ, तो स्कैंडियम में क्या हो जाएगा, 3d1 4s2, ठीक है। अब ये बाहर वाला सेल है, 4s2 है, और ये क्या है आपका, 3d1। अब यहाँ पे होगा क्या कि 4s2 में दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैं दिखा एक ही रहा, एक इलेक्ट्रॉन। और ध्यान से सुनिएगा कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कौन सा चार्ज है, अपोजिट चार्ज है कि नहीं? यस सर। तो अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोल देंगे, Z इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ये एक तरह का फोर्स है।
अब होता क्या है कि मान लीजिए कि स्कैंडियम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो भैया यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम के बाद हम कहाँ गए, टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम देन मैग्नीज। तो क्या यहाँ पर जो है D1 से D2 होगा, फिर D3 होगा, D4 होगा, D5 होगा कि नहीं होगा, बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? यस सर। अब हो क्या रहा है देखिएगा, ये जो अंदर का इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब जैसे कि टाइटेनियम में गए तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, फिर वेनेडियम में गए एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। और रिपेल करने का मतलब कि भैया अब इस पे जो न्यूक्लियस का जो बाहर वाला फोर्स लग रहा है क्या होगा, ध्यान से सुनिए, ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है। और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, इनके बीच का जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन एक स्क्रीन की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बताइए आप लोग। यस यस सर। ठीक है, तो इसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट बोल देते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शिल्ड बन जाती है, जो कि अब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का कम हो जाएगा। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा कि अब उसको हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव आपका ज्यादा होगा, ठीक है, क्या आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं, IE, तो क्या ये 1/Z इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब आप समझ गए ना कि आयनाइजेशन एनर्जी उसका उल्टा होगा। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलिए, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या आप शिल्डिंग इफेक्ट भी कर सकते हो। चलिए ये दो टर्म तो आपको समझ में आगे होंगे। अब बात आती है ना कि भाई साइज में क्या वेरिएशन होने वाला है, वहां पे फटाफट हम लोग कवर करते हैं, समझ में आना चाहिए, बस इतना याद रखिएगा आप। यहाँ पे देखिए कि ये हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं, 3D सीरीज में। अब आ जाइए, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये रहा आपका न्यूक्लियस, और ये रहा आपका 3D सेल, और ये रहा आपका क्या, 4s से। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, 4s2। लेकिन 2 नहीं, हम यहाँ पे मान लेते हैं 4s है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, और कायदे से दो होने चाहिए, लेकिन हम बात किसकी करेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन की। तो अब ध्यान से सुनिए कि पहले हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, स्कैंडियम पर। यहाँ पर आप देखोगे कि 3D1 4s2, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे दिखाई देती। हो क्या रहा है कि स्कैंडियम में जब हम भरेंगे तो डी में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, डी में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और उसके साथ साथ आप देखोगे कि भैया यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, स्कैंडियम के केस में। और एक चीज और दोस्तों, कि जो स्क्रीनिंग पावर होता है, क्या स्क्रीनिंग पावर, वो S इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होता है, फिर P इलेक्ट्रॉन का, फिर D इलेक्ट्रॉन, और फिर F इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर कौन सा D इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज जैसे जैसे बढ़ेंगे तो D में 3D में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। अब D का क्या है, पुअर स्क्रीनिंग है, क्या है, पुअर। पुअर स्क्रीनिंग, या आप शिल्डिंग बोल दीजिए। अब चलिए यहाँ पे देखिए, स्कैंडियम के बाद हम कहा जाएंगे, टाइटेनियम में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3D2। और 3D2 होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। तो अब एक बात बताइए कि क्या यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये मतलब सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटना चाहिए कि नहीं घटना चाहिए, यस सर। ठीक है, बाकी लोग सुनते रहिएगा। हो क्या रहा है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जो डी वाले इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी स्क्रीनिंग क्या होती है, पुअर होती है। तो जैसे आप स्कैंडियम से टाइटेनियम जाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो इधर एक प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा, लेकिन प्रोटॉन में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, पूरा का पूरा प्रोटॉन होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो स्क्रीनिंग है वो क्या है, डी इलेक्ट्रॉन की, वो पुअर स्क्रीनिंग है। तो पुअर स्क्रीनिंग होने की वजह से अब जैसे ही न्यूक्लियस पे प्रोटॉन, तो एक यूनिट ऐड हो रहा है, फिर हम वेनेडियम पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3D3, लेकिन यहाँ पर एक और प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, और प्रोटॉन ऐड होने की वजह से अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्क्रीनिंग जो है इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, वो बहुत कम हो रहा है, और प्रोटॉन मेरा बढ़ता ही जा रहा है। तो अब बताइए कि प्रोटॉन पूरा आ रहा है और स्क्रीनिंग बहुत कम हो रही है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन की जो स्क्रीनिंग होती है वो पुअर होती है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत ज्यादा
होगा। तो ज्यादा होने का मतलब कि भैया यहां से और यहां तक मैग्नीज तक, ठीक है, एट द क्या बोल सकते हैं, एट द इनिशियल ऑफ द सीरीज, ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ सीरीज की जब आप बात करोगे तो यहां पर आप देखोगे कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है कंपेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब बताइए कि जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा डोमिनेट करता है तो यहाँ पे एट द स्टार्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है। क्या अगर जेड इफेक्टिव आपका ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पास आएगा कि नहीं आएगा, ये ऑर्बिट खिसक के इतना अंदर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यस सर। तो ऑब्वियसली आपका साइज क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज करेगा। चलिए, अब हुआ क्या कि जैसे मैंने वेनेडियम क्रोमियम में आया, फिर मैग्नीज में आया, तो यहाँ पे हुआ क्या कि अब नंबर ऑफ, जैसे कि अब क्या हो जाएगा, मैग्नीज आओगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, D5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और D5 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब दोस्तों कि यहाँ पर इतना सफिशियंट इलेक्ट्रॉन तो हो गया है। फिर जैसे D5 से आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका D6, D7 और D8, D8। ठीक है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑलमोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जैसे ही आप ना मैग्नीज से आगे बढ़ोगे D6, D7, D8, तो अंदर इतने इलेक्ट्रॉन सफिशियंट हो जाते हैं कि यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था ना, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा था न्यूक्लियस का, अब इतना सफिशियंट इलेक्ट्रॉन हो गया है कि वो प्रॉपर शिल्डिंग की तरह काम करता है। और अब जो है ना आपका एट द मिड ऑफ द सीरीज, कहाँ, आयरन से कॉपर, सॉरी कोबाल्ट और निकल तक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एट द मिड ऑफ द सीरीज। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एट द मिड ऑफ द सीरीज। एट द मिड ऑफ द सीरीज में क्या होगा कि जो आपका जेड इफेक्टिव है ना दोस्तों, वो बराबर हो जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एट द मिड ऑफ द सीरीज क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एट द मिड ऑफ द सीरीज क्या हो जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों कंपनसेट कर ले रहे, तो साइज तो बढ़ेगी ही नहीं और ना ही घटेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट द मिड ऑफ द सीरीज में एटॉमिक साइज विल बी कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कि भैया मान लीजिए कि अगर ये 117 है तो ये 117 भी हो सकता है, तो ये 11 क्या हो जाएगा, 18 पिकोमीटर है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलिए, अब आ जाइए, कॉपर से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप लोग, एट द एंड ऑफ द सीरीज, एट द एंड ऑफ द सीरीज में कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन बढ़ता ही जाएगा, ऑलमोस्ट 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और अंदर इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, जेड इफेक्टिव, ठीक है, किसकी हम बात कर रहे हैं, जेड इफेक्टिव जो है वो कम हो जाएगा कंपेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के कम हो जाएगा, यानी कि अब अंदर इतने इलेक्ट्रॉन हो गए कि स्क्रीनिंग ज्यादा हो गया है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कम लग रहा है, और जब फोर्स कम लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन और दूर जाएगा, और दूर जाएगा मतलब साइज बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि एट द एंड ऑफ द सीरीज में, एट द एंड ऑफ द सीरीज की बात कर रहा हूं, एट द एंड ऑफ द सीरीज साइज विल बी, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियाई की बात करिएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्लियर, समझ में आया यहां तक? यस सर। चलिए, बाकी लोग प्लीज बता दीजिए, क्लियर हो गया? यस सर। यस चलिए, सर। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये आएगा, ऐसे पूछ सकते हैं ये लोग। अब आ जाइए, अब मैं यहाँ पे आपको वही जो भी स्टेटमेंट था मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ और आप लोग भी नोट करते रहिएगा कि ये रहा आपका 3D सीरीज, ये रहा आपका 4D सीरीज और ये रहा आपका 5D सीरीज। ये जो पीरियड होगा ना, ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका फोर्थ पीरियड होगा। तो ये कौन सा पीरियड होगा दोस्तों,
5th पीरियड होगा, और ये कौन सा हो जाएगा आपका 6th पीरियड। ठीक है, चलिए 6th ऑर्बिट आ जाएगा, 4th ऑर्बिट आएगा एटम का, फिर 5th एंड देन 6th ऑर्बिट। होता क्या, ये आपका लेंथेनम होगा, इतना पता ही होगा। अब होगा क्या कि एट द स्टार्ट, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द सीरीज लिख देता हूं मैं, बिगिनिंग ऑफ सीरीज में यहां पर आप देखोगे कि जो आपका Z इफेक्टिव था वो ज्यादा डोमिनेटिंग था स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, कहां तक, मैग्नीज तक, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस कहां तक हो रहा था ये दोस्तों, मैग्नीज तक हो रहा। अब बात आती है मैग्नीज से निकल तक आप आ जाइए, तो एट द मिड ऑफ द सीरीज, एट द मिड ऑफ द सीरीज में देखोगे कि यहाँ पर जो है ना दोस्तों आपको क्या मिलने वाला है वो नोट करिएगा कि भाई जो Z इफेक्टिव था वो बराबर हो जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट के। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ना ही, उस पर इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन जहां कहाँ है वहीं रहेगा, तो एटॉमिक साइज विल बी एट द मिड में क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज विल बी कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एट द एंड में क्या हो जाएगा, एट द एंड में एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है, और यहाँ पर एक चीज लिख लीजिएगा कि वही यहाँ पर जो है ना Z इफेक्टिव है वो लेस देन क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो ट्रेंड है ना, कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग, इस ट्रेंड की, कि यहाँ पे जो है ना साइज का जो ट्रेंड होने वाला है 4D में भी कौन सा ट्रेंड फॉलो करेगा, तो यही ट्रेंड फॉलो करेगा। समझ गए आप लोग कौन सा ट्रेंड फॉलो करेगा, कि भैया शुरू में साइज आपकी क्या होगी, एटेरियम से मोल्बिडिनम टेक्नीथियम तक आपका साइज क्या करेगा, बताइए आप लोग, डिक्रीज। डिक्रीज। इधर से इधर तक क्या हो जाएगा, साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और यहाँ से साइज आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। सिमिलरली लेंथेनम में भी आपका क्या हो जाएगा, साइज यहाँ से यहाँ तक घटेगा, बीच में थोड़ा बहुत कांस्टेंट रहेगा, और आखिरी में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये जो ट्रेंड है वो 3D 4D 5D के लिए भी एप्लीकेबल है, इवन 6D के लिए भी होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों, यस सर। चलिए अब आ जाइए, आप लोगों से एक चीज बताता हूँ कि जैसे ना, अब तो ये हम पीरियड में देख लिए कि भाई हम 4D सीरीज में एटेरियम से कैडमियम, या फिर 5D सीरीज में लेंथेनम से मरकरी तक जाएंगे, तो आपका एटॉमिक साइज भाई पहले घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिर बढ़ेगा। ये तीनों सीरीज में लेफ्ट टू राइट की बात कर लिए। क्या हम टॉप टू बॉटम का मतलब कि ये रहा आपका ग्रुप नंबर 3, इस ग्रुप में अगर मैं स्कैंडियम से कहा जाऊं, नीचे जाऊं, फिर एटेरियम पे जाऊं, और एटेरियम से लेंथेनम जाऊं, तो यहाँ पर आप देखोगे ना ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या होता है दोस्तों, आपका बढ़ेगा। क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर एटॉमिक साइज लिखूं, क्या लिखूं आप लोगों को भाई, एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज जो है वो स्कैंडियम का, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, एटेरियम, और फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, लेंथेनम। ठीक है, चलो, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो सबसे पहले स्कैंडियम की बात करते हैं। यहाँ पे कितने पीरियड है, तो 4th, तो भैया ये 1, ये 2, और ये 3, और ये क्या हो गया, 4। हुआ कि नहीं हुआ बताइए। लेकिन जैसे ही मैं एटेरियम पे जाऊंगा तो एक और सेल ऐड हो गया, तो 5 हो गया, यानी कि आपका एटॉमिक साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यस सर। और जब मैं 5 से 6 जाऊंगा तो क्या यहाँ पर भी एक और सेल ऐड हो जाएगा, तो बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। यस सर। बाकी लोग एग्री कर रहे हो ना आप लोग, बताइए। यस सर। चलिए, लेकिन होता क्या है कि भैया स्कैंडियम एटेरियम लेंथेनम तक तो ये एप्लीकेबल है,
ये जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या हो रहा है, यहाँ तक तो ये अप्लीकेबल है। लेकिन पहला ग्रुप 12 जो है, सॉरी ग्रुप 3 जो है, स्कैंडियम, एटेरियम, लैंथेनम में, यहाँ पर आप जो है देखोगे कि भैया लैंथेनम का साइज सबसे बड़ा है, फिर एटेरियम, फिर स्कैंडियम। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक रीजन है ना, कि यहाँ पे आप देख रहे हो लैंथेनम से 57 से 71 के बीच में क्या 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या एक इफेक्ट आता है, लेंथेनाइट। ये जो 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, लेंथेनाइट, Lanthanides. लेंथेनाइट्स एलिमेंट, लेंथेनाइट एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Lanthanoid elements. की वजह से यहाँ पर इनका जो कैडमियम है, या ध्यान से सुनिए, कैडमियम, मरकरी, इसकी साइज नियरली सेम हो जाती है। सिल्वर और गोल्ड की भी साइज नियरली सेम हो जाती है। प्लेडियम और प्लेटिनम की साइज नियरली सेम हो जाती है। रोडियम और इरिडियम की भी साइज नियरली सेम हो जाती है। इवन एक सेल बढ़ने की वजह से साइज मेरा बढ़ना चाहिए था, लेकिन 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट आता है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाती है, और 3D, सॉरी ध्यान से सुनिएगा, 4D सीरीज के एटम्स और 5D सीरीज के एटम्स के बीच का जो साइज होता है ना, एटॉमिक साइज, वो नियरली सेम हो जाती है। ये रीजन है उसका, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या 14 एफ एलिमेंट। उसको मैं थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप लोग बताइए, समझ में आ जाएगा वैसे। और इसके बाद से हम आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे। सो हाँ, ये रहा एक एज, मैंने पहले से एक पेज रखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग कि भैया स्कैंडियम और एटेरियम में एटॉमिक साइज की बात करूंगा, तो क्या ऑफ कोर्स ये साइज एटेरियम से बड़ा जर्कोनियम, वैनेडियम से नोबियम, क्रोमियम से मोल्बेडिनम, मैग्नीज से टेक्नीशियम, आयरन से रुथेनियम, कोबाल्ट से ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, साइज बड़ी होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि एक सेल आपका क्या हो रहा है, 4 से 5 से एक और गोला घेरा बन गया, यानी साइज आपकी बढ़ गई। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है, आपकी साइज जो है बढ़ जाती है। यहाँ पे पहला फैक्टर ध्यान से सुनिएगा, ये कौन सा है आपका, एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज। हाँ जी, चलिए। सो यहाँ पे आप देखिएगा आप लोग, कि अब ध्यान से सुनिएगा क्या कहने वाला हूं, कि ये जो है ना आपका 4D है। क्या है आपका? 4D है। ये 5th पीरियड है। और यहाँ पे जो है ना, ये आपका कौन सा हो जाएगा, 6th पीरियड। और ये रहा आपका 5D। एक बात बताइए कि एक फैक्टर जो है, यहाँ पे सुनिएगा, क्या होगा आपका, साइज इंक्रीज हो। क्या होगा यहाँ पर, साइज इंक्रीज, बिकॉज रीजन क्या है उसका, कि हम कहाँ जा रहे हैं बताइए आप लोग, सॉरी 5th पीरियड से कहाँ जा रहे हैं, 6th पीरियड में, यानी कि एक ऑर्बिट ऐड हो रहा है, तो साइज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? Yes, sir. चलिए, ये तो एक फैक्टर हो गया साइज बढ़ने का। लेकिन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वो सुनिएगा, कि भैया यहाँ पे आप देखिए, ये रहा आपका न्यूक्लियस, और ये रहा आपका, यहां से देखिएगा लेंथेनम के बाद, क्योंकि ये तो साइज यहाँ तक तो ठीक है, बढ़ ही रहा है, लेकिन लेंथेनम के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लेंथेनम के बाद से आप देखोगे कि 72 से स्टार्ट हो रहा है। वो जो 14 एलिमेंट है ना, वो किस में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, एफ सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा कि नहीं जाएगा, लेंथेनाइड में, एफ ऑर्बिटल में। Yes, sir. ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा क्या वो देखिए, ये रहा आपका लेंथेनाइड के बाद क्या हो जाएगा, 4F, और ये रहा आपका 6S। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है,
और अब ध्यान से सुनिएगा 14f इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मान लीजिए कि अब मैंने आप लोगों को एक चीज और बताया था कि जो स्क्रीनिंग पावर होता है, यस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका ज्यादा, पी का उससे थोड़ा कम, डी का एंड एफ का सबसे कम होता है कि नहीं होता स्क्रीनिंग पावर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए, ये रहा आपका न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन। इस पे जो है ना जेफ जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब फोर्स जो है न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज्यादा लगेगा। इवन क्या हो रहा है यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि भाई साहब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार, पांच, छह, सात, ऐसे ऐसे करके 14 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और यहाँ पर क्या होगा 14 प्रोटॉन ऐड होगा। अब बताइए 14 प्रोटॉन ऐड होगा, लेकिन बीच में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 4f में, क्या वो उतने पावरफुल हैं क्या कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको कंपनसेट कर पाए, रोक पाए? नहीं, No, क्योंकि sir. क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एफ का बहुत पुअर स्क्रीनिंग होता है। ठीक है, और जब बहुत पुअर स्क्रीनिंग हो रहा है तो अब एक बात बताइए आप लोग, ये जो 14 एलिमेंट आने की वजह से ये जो आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन है, क्या यहाँ पर जेफ जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. और जब ये स्ट्रॉन्गर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगेगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगेगा दोस्तों, तो यहाँ पे एक बात बताइए आप लोग कि Side अगर, three. हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन है, कलर में चेंज करके दिखाता हूं, आप लोग फोकस करिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या अंदर थोड़ा आएगा कि नहीं आएगा? सिर्फ अंदर खिसकेगा तो साइज आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एक फैक्टर था कि आपका जो है साइज इंक्रीज हो रही है, ये वाला फैक्टर, ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑर्बिट, कि भैया 5th से 6th पे जा रहे हैं तो एक साइज जो है आपका साइज बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है हम दूसरा फैक्टर भी लिख सकते हैं, साइज क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू 14f इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? Yes, sir. तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे सुनिएगा कि एक फैक्टर की वजह से आपका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक फैक्टर की वजह से साइज आपका डिक्रीज हो रहा है, तो क्या अब साइज आपकी बढ़ेगी ही नहीं? ठीक है, इसका मतलब कि साइज आपका क्या हो गया, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। समझ गए आप लोग? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, लेकिन एक चीज और साथ साथ में समझ लीजिए कि अब बताइए यहाँ पे जो हैफनियम है इसकी बात कर रहा हूं, हैफनियम चाहे टेंटलम चाहे टंगस्टन चाहे रेनियम ओस्मियम, पूरे जो यहाँ पे जो है ना 5D सीरीज है और यहाँ पे 4D सीरीज में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा? ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं, ये रहा जेड इफेक्टिव, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये 4D सीरीज वाले एलिमेंट्स की, और यहाँ पर मैं बात करता हूँ जेड इफेक्टिव 5D सीरीज वाले के लिए। अब बताइए कि 5D सीरीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे जो आप देखोगे कि क्या बोलते हैं इसको, 4D वाले में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा समझ लीजिएगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी जो है ना वो 5D वाले में ज्यादा होगा कंपेयर टू 4D वाले में। अब इसकी वजह से आप देखोगे कि जो आपका एटॉमिक साइज है ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, कैडमियम और मरकरी का नियरली सेम, तो सिल्वर और गोल्ड का भी नियरली सेम, पैलेडियम का, प्लेटिनम का भी, रोडियम का, इरिडियम का। यहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है वेरिएशन, एक आध दो में ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो बाकी सब में क्या होगा, नियरली सेम। नियरली सेम का कहने का मतलब दोस्तों कि मान लीजिए कि रुथेनियम का अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 142 पिकोमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 143 या 144 145 पिकोमीटर। समझ में आया आप लोगों को कि नियरली सेम रहेगा या मान लीजिए कांस्टेंट? ठीक, इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अगर, लेकिन याद रखिएगा ये अप्लीकेबल कब होगा कि भैया लैंथेनम के बाद। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेंथेनम के बाद ही 57 लेंथेनम के बाद ही हमारे 14 ब्लॉक ऑफ एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ पर ये वाला नोट कर लीजिएगा कि भैया स्कैंडियम से बड़ा इटेरियम, इटेरियम से बड़ा लेंथेनम।
लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि टाइटेनियम और जिरकोनियम की साइज किसकी बड़ी होगी, तो ऑब्वियसली जिरकोनियम की बड़ी होगी। लेकिन जिरकोनियम के बाद जैसे ही आप हैफनियम पे आओगे तो साइज आपकी क्या हो जाएगी, नियरली सेम। फिर यहाँ से वेनेडियम से नोबियम में साइज तो आपकी बढ़ रही है, लेकिन नोबियम से टैंटलम आओगे तो आपकी साइज क्या हो जाएगी, नियरली सेम। मॉलिब्डेनम से टंगस्टन में भी साइज नियरली सेम। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़े। साइज का फैक्टर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो Yes, sir. Yes, sir. सभी लोग को। चलिए अब अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं दोस्तों। आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, रीजन इसका आप लोग समझिएगा। कुछ चीजें मैं बताऊंगा। मान लीजिए कि ये रहा आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पर एक बाहरी आउटर मोस्ट सेल की हम बात कर रहे हैं हमेशा। ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, डी के लिए, 3D 4D 5D के लिए। यहाँ पर देखिए ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इफेक्टिव। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा तो क्या आपको रिक्वायर्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, sir. If stronger Z इफेक्टिव, ठीक। चलिए अब जितना Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए, रिक्वायर मोर एनर्जी इफ स्ट्रॉन्गर Z इफेक्टिव, ठीक। क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ज्यादा। आयोनाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है कि मान लीजिए दोस्तों कि आपके पास यहाँ पर कॉपर है और कॉपर को आपको Cu+ में कन्वर्ट करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, यानी उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी रिलीज होगी, वो तो डिपेंड करता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि हमने कॉपर न्यूट्रल से क्या कर दिया, आयन में बना दिया है। कहां से गए हम लोग, न्यूट्रल टू आयन, ठीक है। अब आ जाइए हम इसकी भी ट्रेंड देखेंगे कि भाई मान लीजिए कि ये रहा आपका 3D, ये रहा आपका 4D और ये रहा आपका 5D। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले आप लोगों को एक फैक्टर यहाँ पे समझा देता हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि IE जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, साइज, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Z इफेक्टिव। नोट कर लीजिए इसको। सबसे पहले आयोनाइजेशन जो एनर्जी है वो क्या होगी, 1/साइज, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। लेकिन सबसे पहले हम किसको कंपेयर करेंगे, साइज की। प्रेफरेंस किसको देंगे हम लोग, साइज। सबसे पहले प्रेफरेंस हम किसको देंगे दोस्तों, साइज को। अगर साइज इक्वल होता है तब हम उसके बाद Z इफेक्टिव को कंपेयर करेंगे। सो आ जाइए, अब एक चीज यहाँ पे सुनिएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज। देखिए अगर आपका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा, तो क्या आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी कि नहीं करेगी? Yes, sir. बाकी लोग नोट करिए इसे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी दोस्तों डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज। Decrease. ठीक है। अगर ये साइज आपकी बराबर हो गई तब आप क्या करोगे, आगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखोगे। यानी कि एक बात बताइए कि यहाँ पर अगर मैं, ये तो आपका एक कंपैरिजन हो गया, ठीक है। दूसरे पे आ जाइए, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो Z इफेक्टिव में क्या रिलेशन है। अगर Z इफेक्टिव ज्यादा है एक का, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी कि नहीं होगी, बताइए आप लोग। नहीं समझ पाए ये वाला, हेलो भाई। Z इफेक्टिव मतलब क्या हुआ कि बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उसमें फोर्स ज्यादा लगना, और जब फोर्स ज्यादा लगेगा तो वही ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी आपकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। चलिए अब एक काम करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर।
सबसे एक काम करिए, एक बात बताइए कि सबसे पहले एटॉमिक साइज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? एटॉमिक। Atomic size. ठीक है, अब बताइए एटॉमिक साइज जो है, आप जिंक से कैडमियम आओगे तो बढ़ेगा, और कैडमियम के बाद मरकरी जो है आपका नियरली सेम होने वाला है। तो ये रहा दोस्तों एटॉमिक साइज में, ये जिंक, उसके बाद से आपका कैडमियम, और यहाँ पे मरकरी जो है इसके इक्वल हो गया। अब एक बात बताइए, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आई की बात करता हूं यहाँ पर, तो सबसे बड़ा अब जिंक और कैडमियम में बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, साइज कैडमियम की ज्यादा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यहाँ पे देखिए ये वाले फैक्टर से, चलिए यहाँ पर भी मैं लिख देता हूं कि भैया ये रहा आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गई आपकी साइज। अब बताइए कि कैडमियम में और जिंक में कैडमियम की साइज बड़ी है तो आयोनाइजेशन एनर्जी उसका उल्टा यानी कि कम। तो एक बात बताइए आप लोग, ये रहा कैडमियम और ये रहा जिंक, तो जिंक की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ज्यादा। ठीक है, Yes, sir. चलिए जिंक की ज्यादा हो गई। अब बात करते हैं कैडमियम, सॉरी, और जिंक की बात कर, यहाँ पे देखोगे कैडमियम और जिंक में, अब कैडमियम जिंक में आयनाइजेशन एनर्जी हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो यहाँ पे आप देखिए ना कि भाई साहब जो ग्रुप में ये रहा आपका कैडमियम और ये रहा मरकरी, अब इसमें क्या है जेड, अब इनकी साइज जब नियरली सेम हो गई है तो हम किसको कंपेयर करेंगे? जेड इफेक्ट। ठीक है, जेड इफेक्ट। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने बताया था ना कि प्रायोरिटी क्या है, पहले साइज उसके बाद से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक ना? तो साइज जब मेरी कैडमियम और मरकरी की बराबर होगी है, क्योंकि ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो जेड इफेक्टिव चार्ज मरकरी की ज्यादा है कि नहीं? Yes, sir. 5D सीरीज का जो है ज्यादा होता है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है जिंक से भी ज्यादा किसकी हो जाएगी? हमारी मरकरी। इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. चलिए अब एक बात बताइए, यहाँ पर कॉपर से अब सिल्वर जाओगे तो साइज जो है आपकी बढ़ेगी। तो पहले साइज ऑर्डर लिख लीजिए, एटॉमिक साइज यहाँ पे नीचे लिख देते हैं हम लोग। ये रहा आपका, इसको इरेज करो, जगह नहीं है, चलिए आगे लिखते हैं। एटॉमिक साइज, कॉपर से बड़ा सिल्वर होगा, यानी कि ये रहा कॉपर, फिर ये रहा आपका सिल्वर, और ये रहा आपका Gold. गोल्ड। क्या इसका आयनाइजेशन एनर्जी की जब आप बात करोगे तो इसका उल्टा नहीं हो जाएगा क्या, कि भाई ये रहा Au, फिर उसके बाद से कॉपर और फिर Ag। Yes, sir. यहाँ पे थोड़ा फेर होगा, क्योंकि साइज क्या, पहले हम साइज देखेंगे फिर उसके बाद से हम क्या देखेंगे? इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलिए एक और कंपेयर कर लेते हैं, हमने ये कंपेयर कर लिया, फिर ये कर लिया, निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम की बात करते हैं। निकिल और पैलेडियम में आप देखोगे कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी चेक करिए, तो देखिए पैलेडियम की साइज ज्यादा है कंपेयर टू निकिल के, तो अब ध्यान से सुनिएगा, साइज ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ये फैक्टर देखिए आप लोग, इनवर्स रिलेशन है कि नहीं? Yes, sir. आई जो है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है 1 अपॉन साइज है, तो यहाँ पे देखोगे कि भैया पैलेडियम की साइज आपकी क्या हो गई? ज्यादा हो गई, तो आयोनाइजेशन एनर्जी निकिल से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यानी कि निकिल का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, उसके बाद से आपका क्या होगा? पैलेडियम। ठीक है, और अब आप देखोगे पैलेडियम और प्लेटिनम में साइज क्या हो रही है? इनकी सेम हो रही है, यानी कि साइज सेम हो रही है, लेकिन अब क्या चेक करें हम लोग? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चेक करेंगे, जेड इफेक्टिव। तो ऑब्वियसली 5D वाले सीरीज में, 5D वाले सीरीज में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका ज्यादा होता है, तो यानी कि उसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। अब जो ऑर्डर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा प्लेटिनम का, फिर उसके बाद से प्लेटिनम के बाद आपका आएगा निकिल, और उसके बाद सबसे कम किसका हो जाएगा? आपका पैलेडियम। क्लियर? Yes, sir. तो आप लोग ऐसे ही ड्रॉ
कर लेना कि भैया सबसे आखिरी और उसके बाद से 3D का। अब मान लीजिए कि कोबाल्ट वाले में आ जाइए, तो कोबाल्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी सेम ट्रेंड रहेगा आपका कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है कि सबसे ज्यादा होने वाला है इरिडियम का, फिर उसके बाद से कोबाल्ट का, और फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा रोडियम का। ठीक है, ऐसे ही आप लोग ट्रेंड इसका फॉलो कर सकते हो। आयोनाइजेशन एनर्जी स्कैंडियम से एटेरियम और एटेरियम से लैंथेनम में आप देख लीजिए कि IE अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो सबसे ज्यादा साइज किसकी है, लैंथेनम की, क्योंकि यहाँ पे 14F इलेक्ट्रॉन अभी आता नहीं है, तो साइज सबसे बड़ा है लैंथेनम का, तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, तो ये रहा लैंथेनम। उसके बाद से साइज थोड़ी सी आपकी घट गई है, तो फिर क्या आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी बैटेरियम, और उसके बाद से सबसे छोटी साइज जिसकी है तो उसका सबसे बड़ा होगा, यानी कि ये रहा आपका स्कैंडियम। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। बाकी लोग? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग, हमने आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज तो हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है ना, ये कलर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, भाई ये कलर क्यों शो करते हैं? जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सभी के सभी कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं ये लोग? कलरफुल होते हैं। सो डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट जो होते हैं ना वो सारे के सारे कलर शो करते हैं। तो उसका रीजन क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों से एक वो मतलब एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि डी ऑर्बिटल आपने देखा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा कि ये रहा डी ऑर्बिटल, और इसमें क्या होते हैं, एक्चुअली डी सब सेल बोलेंगे, और सब सेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इस वाले का नाम पहले वाले का क्या होगा, DXY, DYZ, DZX, और यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, तो DX² माइनस Y², और इसका क्या हो जाएगा DZ²। होगा कि नहीं होगा? यस सर। चलिए, ये ऑल आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स। नोट कर लीजिए दोस्तों कि ये क्या होता है, ऑल आर डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट का मतलब क्या कि ऑल हैव सेम एनर्जी, ऑल ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी। सेम एनर्जी समझ में आया ना? डीजनरेट का मतलब वही पांचों के पांचों ऑर्बिटल जो है ना, सबकी एनर्जी आपकी क्या होने वाली है दोस्तों, सेम होने वाली है। और फिर ये क्या होता है, कुछ फिनोमेना की वजह से ये जो ऑर्बिटल है ना, ये क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है अलग अलग एनर्जी लेवल्स में। डी जब हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो ये और आसानी से क्लियर होगा दोस्तों। चलिए, सो ये रहा आपका दो अलग अलग एनर्जी लेवल में क्या हो जाता है, ये स्प्लिट हो जाता है। ये तीन, एक तो क्या होता है, तीन सेट होते हैं और दो सेट के अलग अलग होते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, T2G, जिसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, EZ बोलेंगे। इसको हम बोल देते हैं DOUB, डबली डीजनरेट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, और इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रिपल, यानी कि तीन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, और इजी का मतलब डबली डीजनरेट, मतलब इन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। तो ट्रिपली का मतलब क्यों, ट्रिपली डीजनरेट इसलिए बोल रहे हैं कि तीनों की एनर्जी सेम है, डबली का मतलब दोनों की एनर्जी सेम है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये रहा आपका DXY, DYZ और DZX, और ये इसका क्या हो जाएगा, DX² माइनस Y², इसका हो जाएगा DZ²। इतना क्लियर हुआ तो बताओ बच्चों, डन? यस सर। ठीक है, इनके अब देखिए, इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, ये दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। डी सबसेल बोलिए, ऑर्बिटल मत बोलिए इसको, डी सबसेल। ये स्प्लिट हुआ दो एनर्जी लेवल में। अब आगे बढ़ते हैं कि भैया ये कलर क्यों शो करता है, उसका रीजन। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, और इसको नहीं 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 वहीं पे बताता हूँ मैं। चलिए आ जाइए, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेता हूँ।
होता क्या है दोस्तों कि जैसे कि मैं मान लो कि स्कैंडियम 2+ लिया हूं, तो स्कैंडियम 2+ का जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले तो मैं स्कैंडियम का लिखूं, ये रहा स्कैंडियम 3d14s2, यही होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. चलिए, ये क्या हो गया, कट गया, क्योंकि स्कैंडियम 2+ का करोगे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ पे बचने वाला है D1, यानी कि अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, अब अलग अलग एनर्जी में स्प्लिट हुआ है, तो कहाँ होगा, सबसे लोअर एनर्जी वाला। ये जो ऑर्बिटल है वो क्या है आपका, लोअर एनर्जी, और ये वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाई इन एनर्जी या हायर एनर्जी, क्योंकि ये जो एनर्जी डायग्राम होता है, एनर्जी प्रोफाइल होती है ई। ठीक है, हुआ क्या कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले T2G सेट पे सबसे लोअर एनर्जी में फील करेंगे, तो ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है दोस्तों, सुनते रहिएगा आप लोग, कि ये जो है ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, इन फॉर्म ऑफ एच म्यू, इन फॉर्म ऑफ E इक्वल्स टू एच म्यू, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना लोअर एनर्जी से एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी। कहाँ जाएगा दोस्तों, लोअर जो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन है, जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो हायर वाले ऑर्बिटल में यानी कि इजी में चला जाएगा। T2G से कहाँ गया, इजी सेट में, और यहां पर आ गया। ठीक है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आया तो थोड़ी देर के लिए रुकेगा, बहुत स्मॉल टाइम के लिए, और फिर उसके बाद से ये वापस कहाँ चला जाएगा दोस्तों, T2G में। समझ में आया इतना? और जैसे ही ये एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो भैया कहाँ गया वो, T2G से ये जंप करके कहाँ गया, इजी में, और यहाँ पे थोड़ी देर रुका और उसके बाद से वापस T2G में आ गया। तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी वो क्या कर देता है, इमिट करता है, E डैश इक्वल्स टू एच म्यू डैश। और ये जो एनर्जी लाइट के फॉर्म में निकलती है, ये किस फॉर्म में निकलती है, इन फॉर्म ऑफ लाइट, इन फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट, लिख लीजिए इसको। ठीक है, और ये जो विजिबल लाइट आपको दिख रही है ना, कि भैया पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में गया और हायर से फिर वापस आ गया, तो वो कुछ लाइट के फॉर्म में एनर्जी इमिट करता है, और वही लाइट हमें दिखाई देती है कि भाई ये रेड कलर है कि ब्राउन कलर है, जो भी कलर है उसके हिसाब से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. चलिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोगों से कि मैं कलर थोड़ा सा नीचे एक डायग्राम बनाता हूँ, या अगले पेज पे एक डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो ऑर्बिटल है ना, इजी ऑर्बिटल जो है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये वाले टर्म्स को, ट्रिपल जनरेट इसको। ये देखिए, ये जो स्प्लिटिंग हुई थी ऊपर, कहाँ बनाए इसको, हाँ यहाँ पे बना, ये रहा, ये आपका 1 2 3, और ये रहा आपका 1 2 3। ये बताइए, ये भी डी है, ये भी डी है कि नहीं, दोनों ही डी है ना, बस इनका हमने यहाँ पर T2G नाम रख दिया, यहाँ पर इसका नाम इजी रख दिया। एक इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में जंप करके जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये डी से डी में ही जा रहा है कि नहीं जा रहा, बताइए आप लोग। Yes, sir. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है डी से डी ऑर्बिटल में जंप करके जा रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, और फिर वापस आएगा तो ये क्या करेगा, कलर इमिट करेगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डी डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, सो डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर जो होते हैं, जितने भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर एक लिख देता हूं, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या, ऑल या डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, ऑल डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट कलर शो ड्यू टू D2D ट्रांजिशन, D2D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, क्या अगर ट्रांजिशन होगा तभी ना वो कलर शो करेगा, कि बिना ट्रांजिशन का भी शो कर सकता है?
हेलो। सर ट्रांजिशन होगी तभी करेगा। हाँ, एक हाँ, यहाँ पे देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन डी से डी में ट्रांजिशन करेगा नहीं, नहीं जाएगा, जंप नहीं करेगा, ट्रांजिशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो यहाँ पे गया और फिर यहाँ से ये वापस आया, तभी तो वापस आएगा, तभी तो इन फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी इमिट करेगा। यानी कि ट्रांजिशन होना जरूरी है, अगर ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर शो नहीं करेगा। ठीक है, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। सो कंपलसरी कि भैया डी टू डी ट्रांजिशन होगा तभी होगा। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे मैं बोलता हूं कि क्या बोलूं, चलिए यहीं पे समझाता हूं मैं। देखिए अगर D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 D10 आर नॉट कैन नॉट शो एनी कलर, या फिर बोल सकते हैं कलरलेस। ठीक है, D0 D10, D0 का मतलब क्या हुआ कि भाई इन दोनों में ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर D0 का मतलब यही होता है ना कि भाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ट्रांजिशन कहाँ से होगा, नहीं होगा ना, तो यानी कि कलर शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि D10 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है D10, तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन फील करिए, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये आपका 4, यहाँ पे क्या हो गया 5, सॉरी 6, 7 8, ये रहा 9 और ये रहा 10। बताइए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? यस सर। 10 इलेक्ट्रॉन है। अब हो क्या रहा है कि मैं इसको एनर्जी दूंगा, ई कुछ मान लीजिए ये अमाउंट एनर्जी दूंगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करा और ये जंप करके ऊपर जाएगा। लेकिन क्या ऊपर कहीं स्पेस है क्या? एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या ये जंप करके ऊपर जा सकता है? नो सर। नहीं, जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे स्पेस ही नहीं है कि भैया 3 ऑर्बिटल, ये भी फुल फिल्ड है, ये भी फुल फिल्ड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, 0 होगा तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि ट्रांजिशन हो, और D10 में भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा नहीं। यानी कि अब आप समझ जाइए कि D10 D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले जितने भी आयंस होंगे ना, वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, कलरलेस होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि कलर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट में आप लोग देखिएगा, इनका कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पे आप देखोगे कि ब्लैक कलर, अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूं कि मेरे पास एक एटम है, ठीक है, वो कौन सा एटम है, Cu2+ एटम है, या फिर हाँ चलिए Cu2+ एटम है, ठीक है। अगर ये जो Cu2+ है ना, अगर ये वॉयलेट कलर क्या कर रहा है, वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या कर रहा है, इस पे कौन सा कलर आया, वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर की अगर ये लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, मैं वी लिख देता हूं, तो ये जो इमिट करेगा ना, उसके सामने वाला आप देख रहे हो विबग्योर, भैया ये देखो, ये क्या है आपका वी वी विब, यानी कि यहाँ पे देखिएगा VI, बी मतलब ब्लू, ZYOR, विबग्योर है कि नहीं? सर इंडिगो नहीं है। हाँ, इंडिगो नहीं है, क्योंकि इंडिगो जो होता है आपका साइलेंट, ठीक है, इसमें इंडिगो क्या होगा, साइलेंट होगा। तो ये विबग्योर है, इसके हिसाब से देखोगे, अगर ये कॉपर एटम जो है ना वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अपने सामने वाला जो है येलो कलर जो है वो इमिट करेगा, ठीक है। अगर यही आयन अगर रेड कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, किसकी, आर, रेड कलर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके सामने वाला देखिए क्या है, ग्रीन, तो ये ग्रीन कलर का लाइट क्या करेगा, इमिट करेगा, ठीक है। ये सिर्फ स्पेशली कॉपर की नहीं बात कर रहे, कोई भी। अगर मान लीजिए कि यही ब्लू कलर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो इमिट कैसा करेगा, ऑरेंज। ठीक है। तो ये ब्लू अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो इमिट कैसा करेगा, वो ऑरेंज कलर, ठीक है। और ये रेड का क्या हो गया है, ये आपका
ग्रीन हो गया। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि अगर ये ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है तो इमिट कैसा करेगा, रेड। अगर येलो एब्जॉर्ब कर रहा है तो इमिट कैसा करेगा, Violet. वॉयलेट, उसका उल्टा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, एग्जांपल्स देख लेते हैं और उसके बाद से अपना डन हो जाएगा। तो कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सो ये रहा आपका स्कैंडियम 3+। स्कैंडियम 3+, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले स्कैंडियम में लिखोगे 3d1 4s2, यहाँ पे 3+ यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दीजिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। क्या अब ये 3d0 बचेगा कि नहीं बचेगा? Yes, sir. जब बचेगा तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या मिलने वाला है आपको, 1 2 3 एंड 4। ये रहा आपका नीचे के 3 ऑर्बिटल्स और ऊपर भी आपके कितने हैं, 2 दो ऑर्बिटल। orbital. अब बताइए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जब एनर्जी दोगे तो कोई एब्जॉर्ब नहीं होगा, कोई ट्रांजिशन यहाँ पर होने वाला नहीं है। जब ट्रांजिशन ही नहीं होगा, D0 यानी कलरलेस, आपने देख लिया ना, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन है नहीं तो D to D ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, तो कलरलेस होगा D0। उसके बाद से क्या हुआ कि टाइटेनियम 3+ में आ जाइए, तो स्कैंडियम के बाद क्या आता है, टाइटेनियम। टाइटेनियम का मतलब कि भैया 3d2 4s2, 2 और हमने किसकी बात कर रहे हैं, टाइटेनियम 3+ की, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, 3d1. तो ये हो जाएगा आपका 3d1। और यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा, एक्साइट करके ऊपर जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, T2G से कहाँ जाने वाला है जंप करके, इजी में। ठीक है, और जब इजी में गया ये ऊपर जाएगा, थोड़ी देर बाद वापस आएगा तो कुछ एनर्जी मीट करेगा और वही कलर के फॉर्म में हमें दिखेगी। तो D1 पे भी ये कलर शो करेगा। वेनेडियम में आ जाइए, कहां पर, वेनेडियम 3+ में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या मिलेगा आपका, 3d2। 3d2. अब बताइए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, तो मान लीजिए यहाँ पर भी 2। इनमें से कोई भी एक क्या करेगा, एक्साइट करके जाएगा ऊपर और वापस आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, तो 3d2। ऐसे ही आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है, 3d4 में भी 1 इलेक्ट्रॉन, 3d5 में, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9। अब एक बात बताइए, 9 तक आते हैं, तो मान लीजिए कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आपको 9 भरने हैं तो आप कैसे भरोगे कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3। फिर एक सेकेंड दोस्तों, बैटरी लो गई मैं, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए कि 3d9 की बात करते हैं हम, किसकी, 3d9 की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरिएगा 1 2 1 2 3, फिर ऊपर भरेंगे 4 5, फिर 6 7 8 9। अब बताइए 3d9 है तो यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और जंप करके कहाँ जाएगा, एक खाली है कि नहीं यहाँ पर, इस वाले ऑर्बिटल में आएगा। ठीक है, कौन से, इस वाले ऑर्बिटल में आ जाएगा और फिर वापस थोड़ी देर में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। अगर ये भी पूरा फुलफिल होता तो क्या एक्साइटेशन पॉसिबल था क्या D10 में? No, sir. No, sir. तो इसकी वजह से यहाँ पे आप देखोगे कि, अब ध्यान से सुनिएगा कि D0 एंड D10 जो है कलरलेस। ठीक है, लेकिन D1 D2 D3 से ले करके आप कहां जाओगे, D9 तक, दीज आर कलरफुल आयंस, दीज आर कलरफुल आयंस ड्यू टू D2D ट्रांजिशंस। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो ये हमारा ग्रीन कलर का, अगर कहीं भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे और इनमें क्या मिल गया आपको, 3d1 चाहे 4d1 चाहे 5d1, मतलब डी में क्या होना चाहिए, D1 D2 D3 D9 तक, तब वहां पे D2D ट्रांजिशन होगा और वो आयंस कलर शो करेगा। D0 D10 कलरलेस होंगे क्योंकि यहाँ पे D2D ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है। चलिए बहुत बढ़िया। सो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग भी बोर हो गए होंगे। So thank you so much. नहीं सर, नहीं हुए बोर।
चलिए बहुत बढ़िया। सो इतना रहने देते हैं।